इंडिया के एनर्जी एंड पावर सेक्टर पे वीडियो बनाने के लिए इससे अच्छा कोई समय नहीं था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में हो रहे वॉर से हमें अब चीज क्लियरली समझ चुकी है कि कोई भी कंट्री एक्चुअली आत्मनिर्भर तभी बनती है जब उसके एनर्जी डिमांड्स वो खुद से फुलफिल कर पाए। Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. And explosions have been seen in Tehran. Iran is striking back hard, from US military bases to Israel oil hub and cities. All are being targeted on a daily basis. अब देखिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक देश अपना खुद का क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करे, क्योंकि ये तो एक ज्योग्राफिकल चीज है। अगर आपके मदरलैंड में तेल है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको किसी और से खरीदना पड़ेगा। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हमें सिर्फ एनर्जी डिमांड्स के लिए क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट होने की पूरी तरह जरूरत नहीं है। देयर आर वे मेनी फ्यूचरिस्टिक सस्टेनेबल सॉल्यूशंस जो रियलिटी में वाकई में फ्यूचर ऑफ पावर सेक्टर है। नॉट जस्ट एज ए स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी मैं ये चाहूंगा कि मेरे देश में एनर्जी डिमांड्स किसी और जगह पे हो रहे वॉर से अफेक्ट ना हो, और मेरा देश इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करे कि वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता फिरे, ना कि डिपेंडेंट हो कुछ ग्लोबल चोक पॉइंट्स पे। सो इस वीडियो में हम इंडिया के एनर्जी एंड पावर सेक्टर का एक एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि ये सेक्टर आज किस तरह से चल रहा है और आगे का प्लान क्या है, और इसके बाद में एनर्जी सेक्टर के टॉप 5 स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। अब देखो, आज की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इंडिया की एनर्जी सिचुएशन तो बिल्कुल ही क्राइसिस में है। क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी, एलपीजी सिलेंडर टाइम पे ना मिलना, थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू एनर्जी बनाना, एंड इन सबसे ऊपर बढ़ते एनर्जी कॉस्ट। लेकिन एक्चुअली में सिनेरियो इतना बुरा नहीं है। इंडिया ने अपने 2030 का ग्रीन एनर्जी टारगेट पूरे 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। आज हम एक ऐसे मोड पे खड़े हैं जहां पुराने लॉस खत्म करके प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में भी अब एंट्री लेने का मौका मिल रहा है। इंडिया की एनर्जी की कहानी ने एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह रही है। दशकों तक हमारा देश पावर डेफिसिट था एंड मेजरली पूरी बिजली कोल पे डिपेंडेंट थी। लेकिन 2025 में एक हिस्टोरिकल चेंज हमें देखने मिला, जहां मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी इज नाउ कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल सेक्टर्स, एंड इनफैक्ट रिन्यूएबल इज द फ्यूचर्स एनर्जी। आज इंडिया की टोटल कैपेसिटी 510 गीगावाट्स की है, जिसमें से 43% कोल से आता है, दैट इज योर कन्वेंशनल थर्मो पावर प्लांट्स, एंड बाकी रिन्यूएबल से आता है, जिसमें आपका विंड, सोलर, हाइड्रो ये सारे शामिल होते हैं। लेकिन द बेस्ट थिंग इज येट टू कम। देखो, विंड के अपने ड्रॉबैक होते हैं, सोलर तो पूरा टाइम काम ही नहीं कर सकता है, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ते हैं जो कि रिवर के नेचुरल पाथ को डाइवर्ट करते हैं। सो जो सबसे एफिशिएंट एंड शक्तिशाली तरीका है बिजली बनाने का, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, उस पे अब इंडिया ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। दिसंबर 2025 में शक्ति बिल पास हुआ था, जिसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स न्यूक्लियर सेगमेंट पे काम कर पाएंगे एंड एसएमआर के थ्रू खुद के लिए और देश के लिए कम कार्बन फुटप्रिंट वाली बिजली बनाएंगे। इनफैक्ट जब इंडिया में न्यूक्लियर रेवोल्यूशन हो जाएगा ना, तब सही मायने में आपको देश की प्रगति देखने मिलेगी। नॉट जस्ट एज एन एनालिस्ट बट एज एन इंजीनियर भी मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, कोई भी कंट्री जितनी बिजली बनाती है उतना उसके प्रोग्रेस में कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। मतलब आज अगर इंडिया 510 गीगावाट की कैपेसिटी रखता है, तो कहीं ना कहीं इस बिजली का आउटपुट ही हमारे जीडीपी का पार्ट होता है। सो हम जितनी बिजली बनाएंगे उतना देश के लिए अच्छा होगा, एंड न्यूक्लियर विल प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन दिस कंट्रीब्यूशन। एंड देखो, मैं ऐसा पहले काफी बार बोल चुका हूं कि इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री। हम जितनी बिजली बनाएंगे हमारा देश ही कंज्यूम करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए एनर्जी सेक्टर ग्रो करेगा या नहीं ये सवाल नहीं है, एनर्जी सेक्टर कितना तेजी से ग्रो करेगा या कितना तेजी से पॉलिसी उसे ग्रो करवा पाएगी ये सवाल है। तो ये सेक्टर एक पॉजिटिव टेलविंड फेस करता है फ्रॉम गवर्नमेंट बैकिंग, जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी एंड अवर डोमेस्टिक कंजम्पशन। लेकिन इस सेक्टर में 2 मेजर चैलेंजेस भी है। सबसे बड़ा चैलेंज तो है डिस्कॉम्स का। हम बिजली बना तो लेते हैं लेकिन उसका बिल कलेक्ट नहीं कर पाते। बिजली चोरी का जो केस होता है, कुछ साल पहले तक हमारे देश के डिस्कॉम 7 लाख करोड़ के लॉसेस में डूबे हुए थे, लेकिन रीसेंट पॉलिसी चेंज की मदद से पिछले कुछ सालों में 2700 करोड़ का प्रॉफिट लॉन्च किया है हमारे डिस्कॉम्स ने। इसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। सो डिस्कॉम का जो एक मेजर चैलेंज है वो भी ठीक होता दिख रहा है। इट इज नॉट परफेक्ट येट बट इंडिया सीम्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है एनर्जी स्टोरेज। हम लिथियम एंड कोबाल्ट के लिए 100% डिपेंडेंट है ऑन आवर इंपोर्ट्स। इंडिया को 2030 तक 61 गीगावाट स्टोरेज चाहिए ताकि इंटरमिटेंसी का इशू सॉल्व हो सके। फ्यूचर प्लान बेस लोड रिलायबिलिटी और वेरिएबल पावर का एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए बेसिकली न्यूक्लियर और थर्मल के बेसिस पे आप अपने हिसाब से बिजली बना सकते हो, लेकिन सोलर और विंड कितनी बिजली बनाएंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए आपको एनर्जी स्टोरेज का एक पूरा यूनिट बनाना पड़ता है, और आज इंडिया यहाँ बहुत पीछे है। बट ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मुझे या आपको नहीं पता है, सरकार को ये चीज पता है, और इसी के लिए हमारे प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एंटर कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस सेक्टर का ओवरऑल इंपॉर्टेंस समझ गया होगा। नाउ विद दिस नॉलेज इन योर
आर्सेनल। अब मैं आपको टॉप 5 कंपनीज बताता हूं जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है एंड एनर्जी सेक्टर के डोमिनेंट प्लेयर्स हैं। सबसे पहला एंड मेरा फेवरेट अमंग्स दिस सेक्टर इज एनटीपीसी। एनटीपीसी की कहानी एक कोल किंग की कहानी है जो अब ग्रीन जायंट बनने की जिद पर है। ये इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, लेकिन इसका फ्यूचर ग्रीन है। इनका टारगेट फाइनेंशियल ईयर 35 तक 97 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी एडिशन का है ताकि ग्रिड स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि बेस लोड रिलायबिलिटी तो सिर्फ कोल से ही आ सकती है। आज की तारीख में कोल से, आगे चल के न्यूक्लियर से भी आ जाएगी। लेकिन इस सेक्टर पे मेजर बुलिशनेस आता है इसके एनटीपीसी ग्रीन इनिशिएटिव से, जो एग्रेसिवली रिन्यूएबल्स के ऊपर स्केल कर रहा है। इंटरेस्टिंगली इनका एबिटा मार्जिन 86% के ऊपर का है, जो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। अगर एनटीपीसी स्टॉक के फंडामेंटल्स आप देखो तो ये एक लार्ज कैप मेगा कैप कैटेगरी की कंपनी है। इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी है बेसिकली। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, हेंस ये पीएससी सेगमेंट में आता है। बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमेशा इनके तरफ इंक्लाइंड रहेगी। इसके प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आप देखोगे तो कंपनी ने आज से ज्यादा रेवेन्यू एंड आज से ज्यादा प्रॉफिट कभी नहीं कमाया था, व्हिच मींस फंडामेंटली इट इज अ गुड कंपनी। अब देखो इस सेगमेंट में ना आपको डेट ज्यादा देखने मिलेगी। डेट टू इक्विटी यहाँ पे 1.3 का है, क्योंकि ये हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट होते हैं। तो इनके लिए ना थोड़ी डेट होना अच्छी भी बात है, क्योंकि मान लो आपने बहुत बड़ा प्लांट बना लिया तो खुद के पैसों से अगर बनाओगे और प्लांट में कुछ हो जाए तो आपका नुकसान होगा। पर उसी की जगह अगर आप कोई बैंक से लोन ले लो, थोड़ा इंश्योरेंस ले लो, तो इट्स नॉट ओनली यू हु लूजेस। दैट इज व्हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स में ना डेट होती है। आपको आगे के स्टॉक्स में भी ये देखने मिलेगा। बाकी फंडामेंटल्स अगर देखें तो इसकी सेल्स ग्रोथ अभी नेग्लिजिबल है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे 10% की ग्रोथ लगभग दिख रही है और एकदम मीडियम शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ दिख ही नहीं रही है। बट एज यू नो कि इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली, तो दिस स्टॉक नीड्स टू बी देयर। बेसिकली एनर्जी कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा योगदान इसी कंपनी का आता है। नाउ एनर्जी एंड पावर सेगमेंट में जो सेकंड बेस्ट कंपनी रहेगी या सेकंड बेस्ट पिक फ्रॉम माय एंड वुड बी टाटा पावर। टाटा पावर सिर्फ बिजली नहीं बनाती है, ये कंज्यूमर के घर तक बिजली पहुंचाती भी है। इनका विजन जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और ईवी चार्जिंग तक फैला है। इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रहने का सबसे बड़ा कारण है पीएम सूर्य घर योजना, जहां सरकारी सपोर्ट से 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप सोलर लगाने हैं एंड टाटा पावर इस रूफटॉप सोलर सेगमेंट में लीडर है। एक फैक्ट बताता हूं टाटा पावर के बारे में। ओडिशा के जो डिस्कॉम्स थे जो पहले लॉस मेकिंग थे, टाटा पावर ने जब वहां पे एंट्री ली तो अब वो डिस्कॉम्स प्रॉफिटेबल हो गए, मतलब एक टर्न अराउंड आया है। अब अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखो तो ये भी एक लार्ज कैप मेगा कैप कैटेगरी की कंपनी है। 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके ऊपर भी आप देखोगे तो कर्जा है, 1.86 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसकी भी सेल्स ग्रोथ अभी स्टंटेड है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो कंपनी ने आज से ज्यादा पैसा कभी नहीं कमाया है, आज से ज्यादा सेल्स एंड रेवेन्यू भी कभी नहीं था। अब देखो टाटा पावर एनटीपीसी सेम सेगमेंट के प्लेयर है, सेम ही माल बनाती है, बिजली बनाते हैं और उसे बेचते हैं। हेंस कहीं ना कहीं इनके फंडामेंटल्स ओवरलैप करेंगे भी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सेक्टर का खेल है। सो जैसे एनटीपीसी पीएससी सेगमेंट की टॉप प्लेयर है इन एनर्जी, वैसे ही टाटा पावर इज द टॉप प्लेयर व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट सेक्टर। अब एनर्जी सेक्टर का थर्ड स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी इस सेक्टर का एग्रेसिव कैपिटल एलोकेटर है। जब बाकी लोग सिर्फ सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जेएसडब्ल्यू ने स्टोरेज में अपॉर्चुनिटी देखी। इनका टारगेट है कि 2030 तक 30 गीगावाट कैपेसिटी और 40 गीगावाट आर एनर्जी स्टोरेज का। इन्होंने हाल ही में O2 पावर का 12,500 करोड़ का एक्विजिशन किया है और केएसके महानदी जो कि 3,600 मेगावाट का थर्मल प्लांट है उसकी भी बिड जीत ली है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ये पुणे में 5 गीगावाट आर की बैटरी असेंबली फैसिलिटी बना रहा है जो Q3 FY26 तक ऑपरेशनल हो जाएगी। इनका फोकस है हाई मार्जिन स्टोरेज और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर है, जो इन्हें फ्यूचर रेडी बनाता है। तो आपने सेक्टर एनालिसिस में मुझसे समझा ही था कि एक मेजर चोक पॉइंट इंडिया के लिए क्या है कि एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी पे हम अभी लैग करते हैं। तो जो कंपनी इस सेगमेंट में प्ले कर रही है ना, उसे आगे चल के एडवांटेज जरूर मिलेगा। दैट इज व्हाई मैंने इसे नंबर 3 पे रखा है। अब स्टॉक के फंडामेंटल्स को अगर आप देखोगे तो ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके ऊपर भी काफी ज्यादा डेट है, ये पूरे सेक्टर में चीज कॉमन है, बट इसकी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो ये आज से ज्यादा कभी कमा नहीं रही थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। सो एनर्जी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटली ये भी एक ठीक कंपनी है। लेट अस नाउ मूव टू द फोर्थ स्टॉक, जहां पे क्लैश हो रहा है, इसलिए मैं फोर्थ पोजीशन पे आपको 2 स्टॉक्स बताने वाला हूं। बट इससे पहले कि मैं आपको ये स्टॉक्स बताऊं, अगर आप सोच रहे हो कि इन स्टॉक्स को एक्चुअली परचेज कब करना है, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ 6 टेक एनालिसिस कोर्स। देखिए, किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपको अपने आप को 3 सवाल पूछना चाहिए कि भाई क्या ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है, इसे मैं कब बाय करूं और कब सेल करूं। और ये तीनों चीजें आप सीख सकते हो विद द हेल्प ऑफ माय 6 टेक एनालिसिस कोर्स। इसे मैंने ही डिजाइन किया है, मैं एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं एंड इस कोर्स में मैंने आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाया, जिसके बेसिस पे आप किसी भी स्टॉक को स्कोर कर सकते हो। अगर उस स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो आप उसे परचेज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिंपली अवॉइड इट। व्हेन टू एग्जैक्टली सेल, ये भी इस कोर्स में मैंने इंक्लूड किया है। इस कोर्स का फीडबैक काफी अच्छा है, जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया है इसे अप्रिशिएट ही किया है। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपए का है, लेकिन आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिए टू गेट इट एट ओनली 1500। एंड लेट अस नाउ मूव टू द फोर्थ स्टॉक, अदानी पावर। अदानी पावर इस सेक्टर का टर्न अराउंड स्पेशलिस्ट है। 18 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी के साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल प्लेयर है। इनका बुलिश ड्राइवर है इनका नया एटॉमिक आर्क, अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। शांति बिल के आने के बाद ये पहली बड़ी प्राइवेट कंपनी है जिसने न्यूक्लियर में एंट्री अनाउंस की है। यूपी गवर्नमेंट के साथ इनकी बात 8 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की चल रही है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का है, जो सेक्टर में सबसे बेहतरीन है। अदानी ग्रुप का एग्जीक्यूशन स्पीड और एसेट का स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन्हें मर्चेंट पावर स्केल का चैंपियन बनाता है। अब कई लोग ना अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्ट
कंफर्टेबल नहीं होते, बिकॉज देखो यूएस का इनके ऊपर कांस्टेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली एक्सपोज स्टॉक है। हेंस ऐसे केस में ना मैं आपके साथ एक ऑल्टरनेटिव एसेट भी शेयर करूंगा, बट पहले अदानी पावर के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। देखिए ये भी एक मेगा कैप कंपनी है, 3 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो 26% की है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट। डेट टू इक्विटी देखोगे तो इसकी 1 से नीचे है, बाकी सारे कंपनीज की 1, 1.5, 1.2 इनफैक्ट 2 से भी ऊपर थी, बट ये 1 से नीचे है। तो कोई भी स्टॉक में 1 से नीचे का डेट टू इक्विटी वैसे भी अच्छा माना जाता है। अब इसकी सेल्स ग्रोथ तो नहीं हो रही है क्योंकि पूरे सेक्टर में ही नहीं हो रही है, और इसका पीईजी रेशियो 1 से नीचे है, जिसकी वजह से अंडर वैल्यूड भी बन जाता है। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो देखो यहाँ पे एक चैलेंज है। पहले तो कंपनी ने लॉसेस रिपोर्ट किए थे, एक एनर्जी कंपनी लॉस क्यों रिपोर्ट कर रही है, एंड द सेकंड चैलेंज इज कि 2024 में जब इसने 20,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट शो किए थे, इसमें इनके अदर इनकम का कंपोनेंट था, बट फिर भी अगर आप इसके 2013 के और आज के सेल्स को देखोगे ना, नेट प्रॉफिट को देखोगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ वहां नहीं देखने मिली है। मार्जिन्स की बात करें तो ये भी काफी सस्टेनेबल है, सो फंडामेंटली दिस आल्सो लुक्स ओके। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद अदानी ग्रुप, द सेकंड अल्टरनेटिव इज टोरेंट पावर। अब देखो टोरेंट पावर के अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे ना तो ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, इसका मार्केट कैप कंपैरेटिवली बाकी सबसे कम है, मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। इसका भी पीईजी रेशियो 1 से नीचे है, मतलब ये अंडर वैल्यूड आती है, और इसका भी डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है। तो जानबूझ के मैंने इसे अदानी के साथ क्लब किया है, सो दैट सिमिलर एसेट क्लास, क्योंकि मार्केट कैप कम है तो थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, पर अदानी में भी तो रिस्क होता है, इसलिए 4th पोजीशन पे इनका एक टाई हुआ है। लेकिन इसके भी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई प्रॉफिट एंड ऑल टाइम हाई सेल्स पे भी चल रही है। इसका ऑपरेशनल मार्जिन बाकी सबसे कंपैरेटिवली कम है, लेकिन स्टिल 20% इज गुड इनफ। एंड द फाइनल स्टॉक फ्रॉम पावर सेक्टर इज एलएनटी। एलएनटी सिर्फ एक स्टॉक नहीं, इंडिया की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का प्रॉक्सी है। जब सेक्टर में इतना मैसिव एक्सपांशन हो रहा है तो ईपीसी का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएगा? एलएनटी। इनका ऑर्डर बुक 7 लाख करोड़ का है, जो इन्हें अगले 4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। एलएनटी न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स बनाने वाली गिनती की कंपनीज में से एक है, और यूएस बेस्ड कंपनीज से एसएमआर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी सिलेक्टेड है। हालांकि इस कंपनी का ना मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोजर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से भी ये स्टॉक में बहुत पिटाई हुई है, लेकिन लॉन्ग रन में देखोगे तो इस स्टॉक ने टेस्ट ऑफ टाइम को सर्वाइव किया है। अब फंडामेंटली देखा जाए तो ये भी एक जायंट है, 5 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैप है, मेगा कैप कैटेगरी में आता ही है। इसका पीईजी रेशियो ठीक है, डेट टू इक्विटी भी ठीक है, सेल्स ग्रोथ इसकी काफी अच्छी है 11% पे। तो इसका रेवेन्यू देखो 3 लाख करोड़, लगभग 2,70,000 करोड़ का रेवेन्यू है, क्या बात है। एंड नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 19,000 करोड़ का है, विच इज अगेन एट ऑल टाइम हाई लेवल्स। तो देखो एलएनटी फंडामेंटली अच्छी है या नहीं, ये तो कोई सवाल आता भी नहीं है। इट इज वन ऑफ द टॉप ब्लू चिप्स, बट कई बार इन्वेस्टर्स को क्या लगता है कि भाई ब्लू चिप में ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं रहता है। बट देखो अगर इकोनॉमी में कोई नए ड्राइवर्स आते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी का ड्राइवर चल रहा है, पूरा ही रिन्यूएबल सेक्टर एक ग्रोथ ड्राइवर है, तो इस सेगमेंट में अभी भी ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल रहता है। प्लस इसके अलावा एलएनटी के इंफ्रा के काम तो है ही, आफ्टर ऑल ये ईपीसी सेक्टर का स्टॉक भी तो है ना, एंड हेंस दिस होल्ड्स द 5th प्लेस इन माय टॉप 5 लिस्ट। अब देखो अगेन आई विल रिपीट, इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री एंड रिन्यूएबल्स इज द फ्यूचर। आज के करंट सिचुएशन से आप खुद ही समझ गए होंगे कि कोयले पे, तेल पे डिपेंड होना बिल्कुल भी सस्टेनेबल चीज नहीं है, ना तो पर्यावरण के लिए अच्छा है, ना ही हमारे पॉकेट के लिए। प्लस ये धंधा प्रेडिक्टेबल तो बिल्कुल नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का इस पे कितना कंट्रीब्यूशन आता है आप खुद देख रहे हो अपने पोर्टफोलियो पे। हेंस हमारे सरकार के पास ना कहीं ऑप्शन ही नहीं बचता है टू स्विच टू रिन्यूएबल्स, एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्चुअली टेकिंग दिस डिसीजंस ऑफ प्राइवेटाइजिंग न्यूक्लियर सेक्टर। अब इन 5 स्टॉक्स में से किस स्टॉक के ऊपर आप एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इससे पहले मैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट को भी कवर कर चुका हूं, तो उसका वीडियो यहां से देख लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।